हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं सीएमए राहुल गुलाटी आपके साथ सीएमए इंटर ग्रुप 1 कॉस्टिंग के सब्जेक्ट को कवर अप करूंगा। आप जानते हो कि हमारे इंस्टीट्यूट ने जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है उसको ग्रुप 1 में पेपर नंबर 8 के अंदर कवर अप करा है, जिसकी वेटेज 100 मार्क्स फिक्स करी है। हम सीएमए कोर्स को कवर अप कर रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस कॉस्टिंग सब्जेक्ट पर होता है। इस बात को इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन लेवल से ही कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस कर दी है, यह बात हमारे लिए प्रूव है। इसके बाद कॉस्टिंग को इंटर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में 100 मार्क्स ईच पेपर में कवर अप कराओ, और फाइनल में इसको एससीएम के नेम से भी 100 मार्क्स की कवरेज है। मैं ये बात आपको किस लिए बोल रहा हूं कि हमारा कॉस्टिंग का सिलेबस अदर सिलेबस के कंपैरेटिवली सबसे हाई वेटेज को कवर अप करता है। डियर, ये बात मैं इसलिए नहीं कहता कि हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट को कवर अप कर रहे हैं, उसको डील कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कॉस्टिंग की वेटेज या इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये बात हमारा इंस्टीट्यूट भी मानता है कि कॉस्टिंग सिलेबस को हमें एडवांस लेवल पे कवर अप करना है। बीइंग ए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हमारे को कॉस्टिंग की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले अपने पेपर नंबर 8 जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है उसको इंस्टीट्यूट ने 100 मार्क्स में जो फ्रेम किया है, किस पार्टीशन पे, पहले उसको डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर की कितनी वेटेज है उन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, और फिर 1 बाय 1 सारे सिलेबस को कवर अप करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा 100%। आप कॉस्टिंग के क्वेश्चंस को लर्न मत करो, कॉस्टिंग की सारी टेक्निक्स को एनालाइज करो कि सर अगर कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इतने सारे फॉर्मूलेस मेमोराइज कैसे होंगे। मैं आपको चैप्टर के बाद चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट भी तैयार करूंगा, ताकि हम बिफोर एग्जामिनेशन नाइट जब सारे कोर्स को एट ए टाइम रिवाइज नहीं कर सकते तो हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो हमारे मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर अप करेगा। साइड बाय साइड हम चैप्टर के फिनिश होने के बाद चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेस यूज हुए हैं मैं उनकी लिस्ट आपके साथ प्रिपेयर करूंगा। एट लास्ट आपको वो हेल्पफुल होगी सारे फॉर्मूले एक साथ रिवाइज करने के लिए। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनमें मैं आपको फॉर्मूले की फॉर्मुलेशंस भी डिस्कस करूंगा, ताकि अगर हम कभी कोई फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हमें पता हो कि इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, तो सिंपली हम उसको कैलकुलेटर या अदर टेक्निक की हेल्प से यूज कर पाएंगे। क्लियर? तो रेडी हैं आप लोग? करें स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। इंटर ग्रुप 1 पेपर नंबर 8 कॉस्टिंग सब्जेक्ट 100 मार्क्स के साथ आप और मैं मिलकर इसको कवर अप करते हैं। देखेंगे प्लीज। इंस्टीट्यूट ने जो हमारा सिलेबस 2016 है उसमें कॉस्टिंग के पेपर नंबर 8 को 100 मार्क्स के अंदर कवर अप करा है, जिनको 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है। सेक्शन ए 40%, दैट इज 40 मार्क्स। सेक्शन बी 30%, that is 30 marks, and section C again 30%, that is 30 marks. तो 40, 30 and 30 इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर होगा। तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला पेपर नंबर 8 में? फर्स्ट जो पार्ट है उसको हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग के नेम में कवर अप करा है, सेकेंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग, एंड थर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक कवर अप किया हुआ। तो आप मेरे साथ प्लीज, ये मैं नहीं कहता
मैंने आपके साथ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ओपन करा है, जो मॉड्यूल ने बाइफर्केशन की हुई है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इंटरनली चैप्टर की वेटेज किसी भी पार्ट पे इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया। आप मुझे बताएंगे सर मटेरियल कॉस्टिंग कितनी वेटेज का है, लेबर कॉस्टिंग कितनी वेटेज का है, ऐसा सेपरेटली चैप्टर वाइज कहना मुश्किल है, बट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस जो हमारे पास्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम कहां कवर अप करते हैं, स्कैनर। तो स्कैनर्स में जो टेक्निक या जो ट्रेंड चलता आ रहा है मैं उससे आपको यह बता पाऊंगा कि चैप्टर की जर्नली वेटेज इतनी आ रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर की जर्नली वेटेज इतनी आ रही है, इसका मतलब यह वेटेज अप या डाउन हो सकती है। इंस्टीट्यूट ने बाइफर्केशन 40, 30 और 30 की जरूर करी हुई है, बट चैप्टर वाइज आप मुझे कहेंगे तो मुझे सिर्फ एक ट्रेंड बेसिस पे आपको मार्क बता सकता हूं, एक फिक्सेशन मार्क्स का मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। आपको XYZ आपके फ्रेंड्स बताते होंगे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटरी, पता नहीं कौन से चैप्टर्स हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे कॉस्टिंग में, जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और SCM तीनों लेवल पे कवर अप होते हैं, बट तीनों लेवल पर उनका बेस अलग अलग है। क्लियर? तो हमने क्या करना है, अब ये जो 40, 30 और जो 30 की वेटेज है उसको कैसे कवर अप करना है। फर्स्ट, ये हमारे इंस्टीट्यूट ने ऑब्जेक्टिव लिखा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, इसकी जो वेटेज है, हमारी वेटेज क्या थी बोलो प्लीज। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग जो 40 मार्क्स है, इसमें हम डेफिनेशन दैट इज कुछ थ्योरीज कवर अप करेंगे। ये सारे हमारे थ्योरीज हैं, कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कॉस्ट की क्लासिफिकेशन क्या है। मतलब हमारी जो कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसकी बात करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उनकी बात करेंगे। किस इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है और इररेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होगी जो डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होंगी, वो सारी बातें हम थ्योरी के साथ कवर करेंगे। चलो आप मुझे बताओ, आज अगर हम कॉस्टिंग को डील कर रहे हैं और मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूं कि कॉस्टिंग में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, आप मुझे सोच के बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें कुछ नहीं आता, आप मान के चलो, क्योंकि उनको पता है अगर हम बोलेंगे हमें आता है तो राहुल सर हमसे पूछना स्टार्ट कर देंगे। डियर, गलत बोलो बट ट्राई जरूर करो। अभी हम सीखने बैठे हैं ना, मतलब आप ये तो आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि हम क्या सोच रहे थे और राहुल सर क्या बोलेंगे, तभी तो डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसीलिए क्वेश्चन जो मैं क्लास में आपसे करने के लिए कह रहा हूं, या जो भी मैं आपसे थ्योरी पॉइंट पूछ रहा हूं, आप जितना भी माइंड अप्लाई कर सकते हैं प्लीज ट्राई करेंगे। जल्दी से सरेंडर नहीं करेंगे। तो बताओ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। ये हमसे इंटरव्यू में भी पूछते हैं मैक्सिमम टाइम। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो पर यूनिट पर आइडेंटिफिकेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक पेन है तो इस पेन में एक रिफिल है, एक पेन का कैप है, तो ये पता होगा ना अगर कितने पेन बने तो कितने रिफिल्स हुए होंगे, कितनी कैप हुई होगी, जो पर यूनिट पर आइडेंटिफिकेबल है उनको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। और ऑन द अदर हैंड जो हमारी पर यूनिट पर आइडेंटिफिकेबल नहीं होती, जो पर यूनिट पर आइडेंटिफिकेबल नहीं होती, उनको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आज मैं लेक्चर ले रहा हूं, तो आपके लेक्चर्स में अभी कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं प्लीज आप बताओ। हमारे हॉल में अप्रॉक्स कितने स्टूडेंट्स हैं एट ए टाइम, बच्चे काउंट करके देख रहे हैं। अरे अप्रोक्सीमेटली डियर, अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट कितने हैं, अब मुझे ये बताओ। ये तो हमें सबसे जल्दी कैलकुलेट करना आता है। स्टूडेंट से पूछो स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट कहते हैं हम बता देंगे।
पता है क्यों? क्योंकि सर अभी आपके यहां पर अप्रॉक्स 450 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हम हिसाब लगा लेते हैं ना, 450 स्टूडेंट्स बैठे हैं, इतनी फीस है, इतने एक्सपेंस है, इतना प्रॉफिट है इंडस्ट्री का। ये जो टेक्निक आप यूज करते हो ये रॉन्ग टेक्निक है, क्योंकि आप वो एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं जो आइडेंटिफिकेबल हैं, बट ऑन बैक स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि ये कॉस्ट भी हमें अपने कस्टमर से बियर करनी है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई, किसी भी इंडस्ट्री का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जब आप जाएंगे तो आप ये नहीं बताएंगे कि ये कॉस्ट मुझे दिख रही है, ये कॉस्ट मुझे दिख रही है, ये कॉस्ट दिख रही है। ये तो कॉस्ट हमें दिख रही है, बट ऑफ स्क्रीन भी तो कॉस्ट होती है, वो हम सारी बात करेंगे। तो हमें दोनों ही कॉस्ट, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, दोनों ही कॉस्ट अपने कस्टमर से रिकवर करनी होती है। तो मैं बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल अभी आपने मुझे बोला अप्रॉक्स 450 स्टूडेंट्स आप हो मेरे साथ अभी, हाँ लाइव में कितने हैं उसको छोड़ो, रिकॉर्डिंग में कितने बैठे हैं उनको छोड़ो, तो रिकॉर्डिंग से हाँ भी मैं ऑन जो आपके लाइव सेशन से हैं वो 450। तो आप बताओ अगर जितने स्टूडेंट्स आज बैठे हो उतनी ही मेरी ये बुकलेट आपको डिलीवर हुई है, तो जितने स्टूडेंट बैठे हैं उतनी बुक डिलीवर हुई है, तो ये कॉस्ट कौन सी होगी? डायरेक्ट कॉस्ट। अगर सपोज करो 10 स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो मेरी 10 बुक्स डिलीवर नहीं होंगी, तो ये कॉस्ट पर यूनिट पर आइडेंटिफिकेबल है, इसलिए हम इसको कौन सी बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। बट जो इस टाइम रूम का रेंट है, मतलब ऑडिटोरियम का जो रेंट है, अगर आप 10 स्टूडेंट्स चले भी जाएंगे तब भी रेंट तो उतना ही रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की सैलरी उतनी ही रहेगी, तो ये पर यूनिट दैट इज पर स्टूडेंट पे आइडेंटिफिकेबल नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी हम डिटेल में चैप्टर वाइज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता रहा हूं हमारी कॉस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे आइडेंटिफिकेबल होती है। पता है हमसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो लोग इंटरव्यू के टाइम पर? सर आपने जो शर्ट पहनी हुई है, इस शर्ट में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? शर्ट में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? बताओ प्लीज। शर्ट में जो क्लॉथ है, जितनी शर्ट्स बनेंगी उतना क्लॉथ यूज होगा, तो ये कौन सा हो गया बोलो? डायरेक्ट कॉस्ट। शर्ट में एक शर्ट पे पता होता है 5 बटन है या 7 बटन्स हैं, तो जितनी शर्ट्स बनेंगी उतने ही बटन्स लगेंगे, ये कौन सी है? डायरेक्ट कॉस्ट। पर शर्ट आइडेंटिफिकेबल है, बट शर्ट पे थ्रेड आइडेंटिफिकेबल नहीं होता, शर्ट पे डाई का कलर पर शर्ट आइडेंटिफिकेबल नहीं होता, ये क्या होंगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है? फर्स्ट चैप्टर थ्योरी, इसमें अपनी डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे पॉइंट डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा। इसके बाद कॉस्ट एसेटमेंट हम पार्ट कवर अप करेंगे, जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम सबसे पहले किसी भी कॉस्ट को कवर अप करवाते हैं, तो मटेरियल, इंप्लॉय कॉस्ट दैट इज लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्टिंग। किसी भी इंडस्ट्री की मेन जो कॉस्ट है, चेक करो, जो मेन कॉस्ट है हमें जो अपने कस्टमर से कवर अप करनी होती है वो मेन 3 है। बोलो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्ट क्या लग रही है, लेबर दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ेंगे, और ओवरहेड का मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी पढ़ेंगे। क्लियर? बोलो, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस दो कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डायरेक्ट तो क्लियर है, और इनडायरेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ओवरहेड चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे हमारे अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसको हम शॉर्ट में एएस बोलते हैं,
ऐसे ही कॉस्टिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, CAS। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑनली पढ़ेंगे। उसके बाद कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर मैं आपको कौन कौन सी आइटम कॉस्टिंग में आती हैं उनको रिकॉन्साइल क्या करेंगे, दैट इज कॉस्ट शीट और रिकॉन्सिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री के कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करना है और कॉस्टिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल का प्रॉफिट डिफर क्यों आता है। कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट आ रहा है और जो फाइनेंशियल का प्रॉफिट आ रहा है उनके अंदर जो डिफरेंस होगा उन रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्सिलेशन। क्या पढ़ेंगे, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स। जैसे छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसमें क्या होता था बोलो, उसमें कॉस्ट कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता था। तो ऐसे ही यहां पर हम कॉस्टिंग और फाइनेंशियल बुक के अंदर जो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है उनके रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे। कौन कौन सी कॉस्ट कॉस्टिंग वाले कंसीडर करेंगे, फाइनेंशियल वाले कंसीडर नहीं करते, या वो फाइनेंशियल वाले कंसीडर करेंगे और हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो सारे पॉइंट को मैं यहां डिस्कस करूंगा। क्लियर। इसके बाद हमने कौन सा कवर अप करना है, ये तो 40 मार्क्स वेटेज। इसके बाद मेथड ऑफ कॉस्टिंग में जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कोई भी जो टास्क होता है वो विद इन 1 ईयर तो पूरा नहीं होता, जर्नली उसके टाइम पीरियड क्या होता है, मोर देन 1 ईयर। बट हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज तो करना पड़ेगा ना कुछ इंटरवल्स के बाद, और उस टाइम पे हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट की कितनी कॉस्ट कंसीडर करें, कितना प्रॉफिट आइडेंटिफाई करें, कितना रिजर्व मेंटेन करें, ये सारा का सारा हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, नॉर्मल लॉस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोसेस की आउटपुट, जैसे मेरे को प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मतलब फिनिश प्रोडक्ट। तो प्रोसेस ए की जो आउटपुट होगी वो बी के अंदर जाएगी काम तैयार करने के लिए, तो वो उसकी क्या बनेगी, इनपुट। और जो बी की आउटपुट होगी वो सी के लिए क्या बनेगी, इनपुट। और सी क्या होगा, रेडी टू सेल। तो कौन कौन से प्रोसेस की कैसे कॉस्ट कंसीडर करेंगे वो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। इसके बाद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में बताऊंगा क्या होता है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग, जो इंडस्ट्री सेल करती है, मैं आपको पेन सेल कर रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेटर सेल कर रहा हूं, तो अगर मैं आपको गुड्स सेल करता हूं, अगर मैं आपको कोई गुड्स सेल कर रहा हूं तो हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए और प्रॉफिट के लिए कॉस्ट शीट, फाउंडेशन लेवल में देखा था। बट मैं तो कोचिंग सेंटर्स में हूं, तो मैं आपको कोई गुड्स सेल तो नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो आपको सर्विस दे रहा हूं। और जो सर्विस सेक्टर होती है वो अपनी कॉस्ट को डिसाइड कैसे करें, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, सिनेमा हॉल्स, कोचिंग सेंटर्स, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो गुड्स में डील नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जो सर्विस सेक्टर है वो अपनी कॉस्ट को डिसाइड करेगा, उसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज। क्लियर। तो ये सारा जो कंटेंट है इंस्टीट्यूट ने इसको कितने पार्ट में कवर अप करा, ए पार्ट में, और कितनी वेटेज के साथ, 40 वेटेज के साथ। इसके बाद इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में जो आपका कवर अप कर रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग, और यहां देखो क्या लिखा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओनली। पता है क्यों, इंस्टीट्यूट ने जो अब ये चैप्टर मैं बोलने लगा हूं, ये देखो कौन कौन से बोलो, मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी, इन तीनों के आगे लिखा है सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों चैप्टर ग्रुप 2 में भी है। स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजटरी तीनों के तीनों चैप्टर ग्रुप 2 में भी है और फाइनल में भी है। तो इंस्टीट्यूट ने बोला यहां पर सिर्फ उनको बेसिक दे दो,
फॉर्मुलेस वगैरह की बात करेंगे, बहुत टिपिकल बातें नहीं करेंगे। यहां पर अंडरस्टैंडिंग कर दो, उससे थोड़ा एडवांस जो होंगे क्वेश्चन वो ग्रुप 2 में, और जो नॉलेज दैट इज डिसीजन मेकिंग प्लान होंगे वो फाइनल। तो ये 3 चैप्टर हम कवर अप करेंगे, मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी। ये देखो बजट के अंदर भी उसने क्लियर लिख देना, सिंपल प्रॉब्लम ओनली, वो क्लियर कर रहा है आपको। और स्टैंडर्ड के अंदर हम देखेंगे 5 स्टैंडर्ड होते हैं, और यहां पर इसने क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टैंडर्ड्स कवर अप करने हैं, मटेरियल और लेबर वेरिएंसी कवर अप करना है ग्रुप 1 में। क्लियर? तो मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी जो चैप्टर होगा उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पार्ट कवर अप करेंगे। इसके बाद हम जो कवर अप कर रहे हैं, आओ जो हमने इसको कवर अप किया, अब मैं सबसे पहले आपके साथ कौन सा चैप्टर शुरू करूंगा, मटेरियल कॉस्टिंग को शुरू करते हैं। आपने जब कॉस्ट शीट देखी थी तो कॉस्ट के अंदर सबसे पहले क्या आता, बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तभी तो हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री का सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, मटेरियल। तो मैं आपके साथ किसी भी इंडस्ट्री की मटेरियल कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करते हैं वो बात डिस्कस करूंगा। करें स्टार्ट? पक्का कोई क्वेरी नहीं है? गुड, आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, CMA राहुल गुलाटी 9873020924। आपको कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। क्लियर? और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप और मैं मिलकर करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, फिर क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगा, तो आप वो क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे पक्का। फिर उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं चेक करूंगा कि भैया कोई मिस्टेक है या कोई प्रेजेंटेशन में चेंज करना है, तो आपको रिप्लाई करूंगा। श्योर? ठीक, आओ अब आप चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, मटेरियल कॉस्टिंग। जल्दी से डालेंगे हेडिंग। हाँ जी प्लीज। तो आप देखेंगे सबसे पहले मटेरियल कॉस्टिंग, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हम कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर अप करेंगे। फर्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जब हम कोई रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो उसमें कैसे हमारी मटेरियल कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी बात इसमें कवर अप करेंगे। सेकंड कवर अप करूंगा मैं मटेरियल टर्नओवर रेशो, मटेरियल टर्नओवर रेशो। टर्नओवर के लिए कितना मटेरियल ऑर्डर होगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम शॉर्ट में EOQ बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। EOQ की जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए स्टडी मैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा इसमें भी अभी हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट मैं उसके बाद आपके साथ कवर अप करूंगा वेरियस स्टॉक लेवल्स, लीफो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेरियस मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, वेरियस मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग आनेंगे मटेरियल टर्नओवर रेशो। तो मैं आपके जो कवर अप कर रहा हूं, आप हेडिंग डालेंगे मटेरियल
टर्नओवर रेशो। देखो नेम से इंडिकेट हो रहे हैं, अपनी टर्नओवर के लिए दैट इज सेल के लिए हमें कितने टाइम्स मटेरियल ऑर्डर करना होगा। अगर मैं सेल कर रहा हूं तो उसके लिए मटेरियल तो मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करूंगा, उसके लिए कितने टाइम मटेरियल ऑर्डर करूं उसको हम बोलेंगे मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे ही मैंने मटेरियल टर्नओवर रेशियो लिखा तो आपके सामने ये तो क्लियर हो गया कि जितनी भी टर्नओवर रेशियो होती है उसका आंसर किस में निकलता है, टाइम्स में रिप्रेजेंट होता है। 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, जो भी आंसर आएगा टर्नओवर रेशियो है। वेयर रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी चीज का कंजम्पशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बताओ। रॉ मटेरियल जो अकाउंट होता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और यहां क्या आता है कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम का मामला क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस, बोलो मेरे साथ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तभी तो कंजम्पशन निकलेगी। कॉस्ट शीट में इसकी बात करी थी तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इससे हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। और अगर मैं एवरेज स्टॉक की बात करूं, एवरेज स्टॉक तो हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। क्लियर, फॉर्मूले को नोट करेंगे जल्दी से। हो गया नोट। चलो अब असाइनमेंट का क्वेश्चन देखो। असाइनमेंट का मेरे साथ क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मैं रीड करूं, क्या लिखा है, द फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई। हमें कहता है कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो ऑफ द अबव 2 मटेरियल्स एंड एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज एंड एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। एवरेजली इन्वेंट्री मेरे पास कितने दिन तक होल्ड होती है। ऐसे तो नहीं ना कि मैं गुड्स को आज प्रोड्यूस करूं आज ही सेल कर दूं। तो आपको फर्स्ट मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, सेकंड कितने दिन तक हमारी एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास होल्ड होती है, एंड थर्ड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज फास्ट मूविंग। कौन सा मटेरियल बहुत जल्दी स्पीडली फास्ट मूव हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमने रीड किया, रीड करने के बाद आप क्या करेंगे, मेरे साथ कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। तो हमने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा लिया है, 14, आंसर नंबर 14। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। और अभी अभी आपने मुझे फॉर्मूला क्या बोला था, बोलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वेयर
where raw material consumed is equal to opening stock plus purchase minus closing stock of raw material। यही फॉर्मूला आपने मुझे बोला। वैल्यू पुट करेंगे मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई के लिए। मटेरियल एक्स के लिए ओपनिंग स्टॉक चेक करो कितना था आपका 400 1400 प्लस परचेज कितना आपका 23,000 माइनस 400 कितना आ गया 24,000 यूनिट्स। सिमिलरली मटेरियल वाई के लिए ओपनिंग स्टॉक कितना आपका 2000 प्लस 3600 माइनस 2400 कितना आ गया 3200 यूनिट्स। सेकेंड, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। तो मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई के लिए मटेरियल एक्स का ओपनिंग स्टॉक कितना था 1400 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना था 400 डिवाइड बाय 2 दैट इज 900 यूनिट्स। मटेरियल वाई के लिए 2000 2400 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2200। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो मटेरियल एक्स के लिए हमारा कितना आया था प्लीज अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारा कितना आया था 24,000 यूनिट्स। 24,000 डिवाइडेड बाय 900 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 24,000 डिवाइडेड बाय 900 दैट इज 26.67 टाइम्स। मैंने आपको बताया था अभी टर्नओवर रेशियो किसमें निकलती है टाइम्स में। और मटेरियल वाई के लिए आपका आया था 3200 डिवाइडेड बाय 2200 1.45 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी थी। आपने वही कैलकुलेट करा चेक करो। क्लियर। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी कैलकुलेशन ऑफ हमारी क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट क्या निकालनी थी कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नंबर ऑफ डेज या एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। तो ईयर 365 डेज डिवाइडेड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो आप मुझे बता रहे हैं कि मटेरियल जो एक्स है 365 डेज हैं और 26.67 टाइम्स ऑर्डर होता है। तो अगर 365 डेज में 26.67 टाइम्स ऑर्डर होता है तो अप्रोक्सीमेटली हर 14 डेज बाद ऑर्डर होगा। तभी तो आप मुझे बोलेंगे हर 14 डेज बाद ऑर्डर होगा तो 26 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली इन ए ईयर ऑर्डर हो पाए। क्लियर। आप बताओ ऐसे मटेरियल वाई का बोलो। मटेरियल वाई के लिए 365 डेज 1.45 टाइम्स ऑर्डर। तो अगर 365 डेज हैं 1.45 दैट इज 252 डेज बाद ऑर्डर होगा। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट यही थी आपकी
नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। अब कहता है कौन सा फास्ट मूविंग है। एक्स हर 14 डेज बाद ऑर्डर होगा और वाई 252 डेज बाद ऑर्डर होगा, तो एक्स फास्ट मूविंग है। तो आपने मुझे क्या बोला, मटेरियल एक्स इज फास्ट मूविंग एज इट होल्ड lesser number of days as compared to material y। वो मटेरियल y के कंपैरेटिवली कम दिन के लिए होल्ड होता है, इसीलिए वो क्या है, फास्ट मूविंग है। क्लियर? प्लीज आंसर कंप्लीट हो चुका है, रीड करो, कोई भी डाउट है मुझे पूछो अभी, फिर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करूंगा। पहले आपको यहां तक कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। डन। चलो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अगला टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज नोन एज मटेरियल टर्नओवर रेशो। तो आप हेडिंग डालेंगे मटेरियल टर्नओवर रेशो। सॉरी, मटेरियल टर्नओवर रेशियो के बाद लेना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EOQ। देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है इकोनॉमिकली कितनी यूनिट का मैं ऑर्डर करूं उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर क्या मतलब, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। देखो अगर मुझे ईयर की 1 लाख यूनिट चाहिए तो मैं 1 लाख यूनिट एक साथ ऑर्डर तो करने दूंगा, क्योंकि अगर मैं 1 लाख यूनिट्स एक साथ ऑर्डर कर दूंगा तो स्टोर करने के लिए स्पेस देना पड़ेगा जब तक वो सेल नहीं होगी। तो स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑर्डर कॉस्ट तो कम हो जाएगी क्योंकि आपने ऑर्डर एक साथ कर दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, बट स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं 5,000 यूनिट करके ऑर्डर करूं तो स्टोर तो सिर्फ 5,000 ही करनी पड़ेंगी, बट ऑर्डर बढ़ जाएंगे। तो आप मुझे क्या कह सकते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। हमें वो बेस्ट पॉइंट देखना होता है जहां पे हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगी, उसी बेस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्योंकि अगर आप ईओक्यू से ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, ईओक्यू से कम ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ईओक्यू ऑप्टिमम लेवल है जहां पे हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज होगी। आप कैसे निकालते हैं वो तो चीज लिखेंगे, तो पहले थ्योरी लिखना शुरू करें। लिखो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज एग्रीगेट ऑफ फॉलोइंग 3 अमाउंट्स। जो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो 3 अमाउंट का मिलकर बनेगा। फर्स्ट परचेज कॉस्ट, सेकेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। क्लियर? यहां तक नोट करेंगे पहले कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 3 चीजों को मिलकर बन रहा है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द
ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी परचेज पॉलिसी इज टू मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। परचेज पॉलिसी का जो टारगेट होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी परचेज पॉलिसी इज टू मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। फॉर दिस पर्पस परचेज मैनेजर क्या करना होता है, वो क्वांटिटी कैलकुलेट होती है जिसपे हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम से कम हो, उसी को हम ईओक्यू बोलेंगे। तो आपने क्या लिखा, फॉर दिस पर्पस परचेज मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट Purchase manager is required to calculate quantity of raw material is to be purchased at one point of time to least cost is technically known as economic order quantity. Purchase manager is required to calculate quantity of raw material to be purchased at one point of time, जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, EOQ बोलेंगे, टेक्निकली नोन एज EOQ। अब EOQ के अंदर आपकी टू सिचुएशंस है। देयर आर फॉलोइंग टू सिचुएशंस एट विच EOQ इज टू बी कंप्यूटेड। जहां पे हमारा EOQ कंप्यूट होता है वो दो सिचुएशन है। फर्स्ट, व्हेन परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज फिक्स्ड और स्टेबल। मतलब आप एक यूनिट लो या 10,000 यूनिट एक साथ ले लो, आपकी जो यूनिट का परचेज प्राइस है वो सेम है। मतलब हो सकता है आपको शॉपकीपर बोल दे कि आप एक यूनिट लोगे तब भी 100 की है, 10,000 यूनिट लोगे तब भी 100 की है, तो उस केस में EOQ अलग फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। सेकेंड, when purchase price is discounted on heavy purchase। और प्रैक्टिकली तो यही होता है, जितनी ज्यादा परचेज करोगे आपको बल्क में खरीदने पर जो क्वांटिटी है उसका परचेज प्राइस लेस होना शुरू हो जाता है। उस केस में EOQ कैसे कैलकुलेट? तो EOQ को हैंडल कितनी सेशन में करेंगे, दो पार्ट में करेंगे। अगर परचेज प्राइस फिक्स्ड या स्टेबल है, और सेकंड अगर परचेज प्राइस डिस्काउंटेड पे मिलता है तो क्या होगा। तो फर्स्ट आप मेरे साथ अब डील करेंगे। व्हेन परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज फिक्स्ड, देन EOQ is computed as below। तो हम EOQ कैसे कंप्यूट करेंगे? हमारा उस केस में जो EOQ का फॉर्मूला होता है वो आएगा √2 UPS, वेयर जो U होगा एनुअल यूसेज बोल दो, डिमांड बोल दो या कंजम्पशन बोल दो, एक ही बात है, ऑफ रॉ मटेरियल। जो मेरे एग्जांपल में भी 1 लाख यूनिट्स है, आपको ईयरली कितनी यूनिट चाहिए उसको हम यू से बोलेंगे। पी क्या होगा आपका, पर ऑर्डर कॉस्ट, एक बारी ऑर्डर करने का एक्सपेंस।
थर्ड स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, थर्ड है आपका स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को एक साल तक स्टोर करने का एक्सपेंस, मतलब जो आपका परचेज प्राइस है पर यूनिट का, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं स्टोरेज कॉस्ट पर एनम से, अगर 100 रुपए की पर यूनिट आती है, 10% पर एनम का एक्सपेंस है, तो हम कह सकते हैं एक यूनिट को एक साल तक स्टोर करने का एक्सपेंस 10 रुपीज है। तो यू क्या है बोलो जल्दी से मेरे साथ, अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस। यू हो गया एनुअल यूसेज, पी हो गया पर ऑर्डर कॉस्ट, और एस क्या हो गया स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्लियर? अगर परचेज प्राइस क्या है फिक्स्ड है, तो उस केस में ईक्यू के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पक्का? जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको कवर अप करेंगे। यहां तक नोट करो। हाँ जी प्लीज। तो अब हमने कंसेप्ट को रीड किया, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आप। तो आप असाइनमेंट का क्वेश्चन मेरे साथ रीड करेंगे। हमने जो अभी तक इस फॉर्मूले को डिस्कस किया है, अब इस फॉर्मूले की इंप्लीमेंटेशन मैं आपके साथ कवर अप कर रहा हूं। तो आप क्वेश्चन रीड करेंगे मेरे साथ। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपके साथ रीड कर रहा हूं। करें स्टार्ट। पहले आप रीड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड करो, उसके बाद फिर मैं आगे करूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब हमें ईओक्यू कैलकुलेट करना है। एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कितने हैं 1,20,000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, अच्छा देखो एनुअल कंजम्पशन मतलब पूरे साल की, ये हो गया यू। प्लेसिंग वन ऑर्डर मतलब पर ऑर्डर कॉस्ट 80 रुपीज, पी। कॉस्ट पर यूनिट है 1 रुपीज 50 पैसे, और कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री 20% पर एनम। इसका मतलब अगर 1 रुपीज 50 पैसे पर यूनिट है और 20% पर एनम है, तो कितना हो गया बोलो 30 पैसे पर यूनिट पर एनम। यू भी मिल गया, पी भी मिल चुका है, एस भी मिल गया। अब क्या करना है, फॉर्मूले में पुट ही तो कर दे। करें स्टार्ट। चलो लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करेंगे। जो हमने रीड किया उसको आंसर नंबर 11, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपका यू है वो 1,20,000 यूनिट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। पी हो गया पर ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट कितना हो गया 80 रुपीज, और एस हो गया आपका स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना था बोलो 1 रुपीज 50 पैसे पर यूनिट है, ठीक है। और प्राइस कितना था बोलो 20% पर एनम। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 30 पैसे पर यूनिट पर एनम, ऐसा आ गया।
ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, ई ओ क्यू अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस अंडर रूट ऑफ 2 यू हो गया 1,20,000, पी हो गया 80 रुपीज, एस हो गया 30 पैसे। तो सॉल्व करके देखो, 8,000 यूनिट्स, मतलब अगर मुझे 1,20,000 यूनिट्स इन ईयर चाहिए तो मैं 88,000 यूनिट्स करके ऑर्डर करूंगा, तभी मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट लिस्ट होगी। क्लियर? अगर मैं अब क्वेश्चन ने तो आपसे सिर्फ यही पूछा था, मैं लिखता हूं एक्स्ट्रा पार्ट। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, एक साल में कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो आप मुझे बताओ क्या होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईयर, तो आपकी जो ईयरली रिक्वायरमेंट थी वो कितनी, 1,20,000 यूनिट्स, और आप 8,000 यूनिट्स करके मंगवा रहे हो, इसका मतलब आपको 15 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर एग्जामिनर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे तो हमने क्या करा, 1,20,000 यूनिट्स ईयरली, 8,000 ईओक्यू, तो अगर आप 88,000 करके ऑर्डर करेंगे तो 1,20,000 यूनिट के लिए आपको 15 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स, मतलब फ्रीक्वेंटली, तो ईयर के कितने हैं, 365 डेज में 15 ऑर्डर्स होंगे। तो आप सॉल्व करके देखो, 365 डेज में 15 ऑर्डर, तो अप्रोक्सीमेटली 24 डेज में ऑर्डर आपका होगा। प्लीज फोकस करेंगे, यहां पर फ्रीक्वेंसी है और यहां पे फ्रीक्वेंटली है, आप इस बात को फोकस करो क्या बोल रहा हूं। अगर एग्जामिनर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स को पूछ रहा है, और अगर वो फ्रीक्वेंटली वर्ड पूछ रहा है, इसका मतलब वो टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स पूछ रहे हैं। क्लियर? करें आगे, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब आप रीड करेंगे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करेंगे। ये लो, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ईओक्यू कैलकुलेट करना है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 1600, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट 40, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, ये हो गया यू, पर ऑर्डर हो गया पी 50 रुपीज, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 10% परचेज प्राइस, इधर से आपका आ जाएगा एस, 40 रुपीज पर यूनिट है, और 10% पर एनम का स्टोरेज एक्सपेंस है, तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करें प्रेजेंट, आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। आप करो, सिर्फ वेट करेंगे कि हम राहुल सर से मैच करेंगे, मेरी वेट मत करा करो। जब नया कंसेप्ट आएगा मैं स्लो हो जाऊंगा, जब सिमिलर कंसेप्ट होगा तो आप मेरी वेट नहीं करेंगे, आप आगे मूव करते जाओ। ठीक है, लिखो एनुअल यूसेज, एनुअल यूसेज कितना था बोलो, 1600 यूनिट्स, पी हो गया पर ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट कितना था बोलो, 50 रुपीज, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 40 रुपीज पर यूनिट है, 10% पर एनम 4 रुपीज पर यूनिट पर एनम का एक्सपेंस है। क्लियर है? यूपीएस मिल गया,
आप क्या करूं, ईओक्यू के फॉर्मूले में पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस, 2 यू पी और एस, सॉल्व करो, 200 यूनिट्स, क्लियर। अब अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, तो आपके 1600 यूनिट्स हैं और आप कितनी यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं, 200 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको 8 टाइम्स ऑर्डर करने पड़ेंगे इन ईयर, आपको 8 टाइम्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। और अगर मैं आपसे टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स पूछूं तो 365 डेज में 8 ऑर्डर्स हो रही है, 365 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 46 डेज अप्रोक्सीमेटली, 46 डेज अप्रोक्सीमेटली बाद आपके ऑर्डर होंगे। क्लियर, चेक कर सकते हैं, जल्दी से इसको भी चेक करेंगे, डाउट हो तो मुझे बोलो फिर मैं आगे मूव करूं। चलो मान लेता हूं यहां तक हमारा हो चुका है। इसके बाद असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर आएगा 12th, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ईओक्यू। आप देखो मुझे क्या गिवन है, क्वार्टरली कंजम्पशन गिवन है और मटेरियल 2000 केजी। आप बताओ अगर इन ईयर कितने क्वार्टर होते हैं, 4, 3 मंथ का होते हैं ना एक क्वार्टर। अगर 3 मंथ का एक क्वार्टर है तो 3 मंथ बाद मतलब इन ईयर कितने होगा, 4 क्वार्टर्स, और आपको क्वार्टरली अगर 2000 केजी गिवन है तो इसका मतलब ईयरली 2000 इंटू 4 दैट इज 8000 केजीज रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, एक ऑर्डर करने का 50 रुपीज, कॉस्ट पर यूनिट 40 और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 8% पर एनम। ये आपका एस हो गया। यहां पे हम 2000 इंटू 4 करेंगे तो यू आ जाएगा। क्लियर, चलो आगे देखेंगे। हाँ जी क्लियर। चलो अब आंसर नंबर 12 को प्रेजेंट करेंगे। हाँ जी आंसर नंबर 12 देखेंगे अब। हाँ जी क्या गिवन था मुझे बोलो, क्वार्टरली कंजम्पशन था मेरे पास, तो आपने मुझे बोला क्वार्टरली कंजम्पशन था ना, तो मेरे को तो एनुअली में चेंज करना पड़ेगा उसको, तो मैंने लिखा एनुअली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। अगर 2000 केजीज आपके क्वार्टर के हैं तो ईयर के हो गए 8000 केजीज। क्लियर, उसके बाद बोलो, ये तो हो गया यू पर ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट चेक करके बताओ कितना गिवन है मुझे, 50 रुपीज। उसके बाद स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। देखो अगर ये केजीज में है तो ये भी पर केजी में ही होगा, और आपका था 8% पर एनम का एक्सपेंस था, 40 रुपीज पर केजी का प्राइस था, तो 3 रुपीज 20 पैसे पर केजी पर एनम आ चुका है एस।
यूके का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस। फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज 2 8000 kg P और S 3 ₹20। सॉल्व करके देखो 500 kgs आ रहे हैं। अब अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, 8000 kgs ईयर के हैं, आप 500 kgs करके मंगवा रहे हैं ऑर्डर, तो आपके 16 ऑर्डर्स होंगे। ये पॉइंट सारे आपके जो अभी हमने यूज किए थे वही चल रहे हैं। और अगर मैं आपसे टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स पूछूंगा तो 365 डेज में 16 ऑर्डर्स हैं। 365 डेज में 16 ऑर्डर हैं, तो 23 डेज अप्रोक्सीमेटली बाद आपका ऑर्डर हो रहा है। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को एक ऑल्टरनेटिव वे में करते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं एक ऑल्टरनेटिव वे में प्रेजेंट कर रहा हूं। आप मुझे कह रहे हैं सर मैं इसको क्वार्टरली कंजम्पशन ही रख रहा हूं, मैनुअल में चेंज नहीं कर रहा। क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, और वो आपको कितना कीमत था, 2000 kgs पर ऑर्डर कॉस्ट, वो आपका कितना था, 50 रुपीज। और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम ना होके अब क्या हो जाएगा, पर क्वार्टर हो जाएगा। मतलब मैं ये बात बोलना चाहता हूं, अगर यहां पर एनुअली होता है तो यहां पर भी एनुअल होता है। मतलब ऊपर अगर एनुअल कंजम्पशन है तो वहां पर क्या हो जाएगा, पर यूनिट या पर केजी पर एनम होगा, बेस सेम है। और अगर आप उसको क्वार्टरली रख रहे हैं, उसको ईयरली में चेंज नहीं कर रहे, तो यहां पर आपका पर केजी पर एनम ना होकर पर केजी पर क्वार्टर होगा। क्लियर? तो उस केस में क्या करना पड़ेगा बोलो। अब 8% अगर आपका ईयरली है तो क्वार्टर में कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे, 2% पर क्वार्टर, और प्राइस कितना 40, तो 80 पैसे पर केजी पर क्वार्टर हो। फॉर्मूले में पुट करो, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस। क्लियर है? वैल्यू पुट करेंगे, 2 आपका क्वार्टरली, P और S दैट इज 80 पैसे। आप सॉल्व करके देखो, ये भी आपका 500 kg आ रहा है। तो मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं, अगर U एनुअली होगा तो स्टोरेज कॉस्ट भी पर एनम होगा, U अगर क्वार्टर में होगा तो S भी क्वार्टरली होगा, U अगर सेमी ईयरली होगा तो S भी आपका सेमी ईयरली होगा, हाफ ईयरली होगा। बेस सेम होना चाहिए। क्लियर? चलो आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ क्वार्टर पूछूं, तो आपके 2000 kg से 500 kg आप मंगवा रहे हो, तो आपके 4 ऑर्डर्स ही तो होंगे क्वार्टर में। और आप चेक करो 4 ऑर्डर्स अगर क्वार्टर में होंगे तो इंटू 4 ईयर में कितने होंगे, 16। ऊपर आंसर हमारा 16 ही आया था। बात तो सेम ही ना, 4 ऑर्डर्स इन क्वार्टर, तो ईयरली कितने होगा, 16। मैं भी तो यही आपको बात बोल रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं आपसे टाइम गैप पूछूं बिटवीन ऑर्डर्स, टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स, तो आपका जो क्वार्टर होता है वो कितने डेज का होता है, 90 डेज अप्रोक्सीमेटली 4 ऑर्डर्स। तो 90 डेज में अगर आपके 4 ऑर्डर होंगे तो अप्रोक्सीमेटली 23 डेज में ही ऑर्डर होगा। और आप चेक करके देखो, हमने यही बात बोली है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के हेल्प से मैंने क्या सिखाया,
आप u और s का बेस सेम रखकर आंसर किसी भी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलो नोट हो चुका है तो बता देना, फिर मैं आगे मूव करूं। हो गया? चलो ठीक है सर, जल्दी देखेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। आपको जो मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, एनुअल डिमांड 2400 यूनिट्स, यूनिट प्राइस 2 रुपीज 40 पैसे, ये तो यू हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पी हो गया, स्टोरेज कॉस्ट 2% पर एनम और इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। तो आप बोल रहे हैं 12% पर एनम। सर ऐसा क्यों? देखो, स्टोर करने के साथ साथ हम इंटरेस्ट को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास आपको खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मैं मटेरियल को क्या बोल रहा हूं, मुझे आपको अगर परचेस करना है तो मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं है, क्या करूंगा? लोन लूंगा। और अगर लोन लूंगा तो फ्री में तो कोई नहीं देगा ना, उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा? बोलो, इंटरेस्ट। तो आपको परचेस करने के लिए जब तक वो सेल नहीं होगा तब तक का स्टोरेज कॉस्ट तो है, साइड बाय साइड इंटरेस्ट भी पे करना है। इसीलिए हम बोलते हैं स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो 2% स्टोरेज, 10% इंटरेस्ट, तो इनडायरेक्टली 12% आ रहे ना। वही मैंने बोला, कैलकुलेट ईओक्यू और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है। तो ये पार्ट हमारे लिए नया आएगा कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप एक काम करेंगे, पहले उतना पार्ट तक तो हम कवर अप कर लें। आंसर नंबर 13 के लिए इतने पार्ट को पहले हम कवर अप करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। आंसर नंबर 13 प्रेजेंट करेंगे। आंसर नंबर 13 स्टार्ट करो। एनुअल यूसेज, एनुअल यूसेज कितना की बनता बताओ हमें? 2400 यूनिट्स। पी हो गया पर ऑर्डर कॉस्ट, एक बारी ऑर्डर करने का एक्सपेंस कितना था आपका? 4 रुपीज। और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 12% मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12% हो गया ना। और परचेज प्राइस कितना था आपका? 2 रुपीज 40 पैसे। तो सॉल्व करके देखो 0.288 आ रहा है, ये इसका एस आ चुका है, यू भी पता है, पी और एस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फॉर्मूले में पुट करेंगे ई ओ क्यू अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस, 2 यू पी और एस 0.288। सॉल्व करो, 2 इंटू 2400 इंटू 4 डिवाइडेड 0.288 अंडर रूट 258 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। हमें 258 यूनिट्स करके ऑर्डर करना चाहिए। तो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी आपकी ईओक्यू थी। क्लियर? अब क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी? क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना है। और इसके लिए दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, it can be used at any level of quantity order। आप कितनी भी क्वांटिटी ऑर्डर करें, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब आप ईओक्यू का कहना मानो या ना मानो, आप कितनी भी यूनिट ऑर्डर करें, फर्स्ट फॉर्मूला आपका हमेशा ही लग सकता है। क्लियर? तो हम क्या बोल रहे हैं उसके लिए?
टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट किस किस को मिलकर बनता है बोलो? परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और थर्ड कौन सी आएगी? स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे परचेज कॉस्ट निकालना है, आप मुझे सोच के बताना, 2400 यूनिट्स हैं और एक यूनिट कितने की आएगी? 2 रुपीज 40 पैसे की। 2400 यूनिट थी ना, क्वेश्चन में चेक करो, और एक यूनिट कितने की आ रही है? 2 रुपीज 40 पैसे की। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं परचेज कॉस्ट के लिए? एनुअल यूसेज परचेज प्राइस पर यूनिट, यह आपका आ गया परचेज कॉस्ट। और याद रखना ये वो कौन सा केस है जब परचेज प्राइस फिक्स्ड है या स्टेबल, हम वही केस अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। और अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट। तो आप मुझे सोच के बताओ, अगर 2400 यूनिट चाहिए और आप 258 यूनिट्स मंगवा रहे हो, तो डिवाइड करके क्या आ गया? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 2400 यूनिट्स चाहिए, 258 करके करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया, इनटू, और एक बार ऑर्डर करने का एक्सपेंस कितना है? 4 रुपीज। स्टोरेज कॉस्ट के लिए एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड इनटू, मैं यहां लिख रहा हूं स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो आप बताओ, जितनी यूनिट हम मंगवाते हैं अप्रोक्सीमेटली उसकी हाफ स्टोर करते हैं। आज अगर मैंने 258 यूनिट्स मंगवाई तो रिड्यूस होते हुए 0 हो जाएगी। तो कभी 258 कभी 0, तो एवरेजली कितनी होगी? उसका हाफ कर दो। 258 डिवाइडेड बाय 2, एवरेजली इतनी यूनिट्स होती है, इनटू एक यूनिट को स्टोर करने का एक्सपेंस कितना है? 0.288। अभी भी आपने निकाला तो अपर एस, सॉल्व करके देखो, 5834 रुपीज आपका आ रहा है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। कितना आ रहा है? 5834 टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ रहा है फॉर्मूला नंबर 1 से। नोट करो इसको। क्लियर? तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट किससे मिलकर बन कर रहा है? परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। हमने उन तीनों को ऐड करके वो कैलकुलेट किया। प्लीज नोट हो जाएगा तो बता देना। हाँ जी, कहने सर हो गया, गुड। चलो आप क्या करेंगे? सेकंड फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, इट यूज ओनली एट EOQ मॉडल ऑप्ट। मतलब जितना हमारा EOQ यूनिट ने कहा ऑर्डर करने के लिए, अगर मैं उतनी ही यूनिट मंगवा रहा हूं, जितनी यूनिट मुझे EOQ ने बोली, अगर मैं उतनी ही यूनिट ऑर्डर कर रहा हूं तो मैं फॉर्मूला नंबर 1 और 2 दोनों ऑर्डर कर सकता हूं। मेरे एग्जांपल में कितना था? 258। अगर मैं 258 यूनिट ही ऑर्डर कर रहा हूं तो आप फॉर्मूला 1 या 2 जो मैं बोलूंगा उसमें से कोई भी यूज कर दो। बट अगर मैं EOQ के अदर देन यूज करूं, सर मैं तो 200 मंगवाऊंगा, सर मैं तो 500 मंगवाऊंगा, मतलब EOQ के अदर देन हो गया, तो आप फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे, फॉर्मूला 2 यूज नहीं कर सकते। प्लीज बात को समझो, मैंने क्या लिखा फॉर्मूला नंबर 2 में? इट यूज ओनली एट EOQ मॉडल ऑप्ट, मतलब जितनी EOQ ने बोला है उतनी ही यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब एक क्वेरी आ गई, मनीष पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मनीष? सर फिर फॉर्मूला 1 ही पढ़ा दो ना, वो तो हमेशा ही लगता है, फॉर्मूला 2 पढ़ा क्यों रहे हो? आप यही तो कह रहे हो, फॉर्मूला नंबर 1 तो ऑल ओवर और फॉर्मूला नंबर 2 जब EOQ मॉडल ऑप्ट है।
चलो अब इस क्वेरी को होल्ड करके रखो, बताऊंगा। कभी कभी हमारा एग्जामिनर कोई चीज मिसिंग कर देगा और मेरे को फॉर्मूला नंबर 2 से वो कैलकुलेट करनी होगी, तो उसके लिए वो हमारा यूज होगा, उसके लिए मुझे वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो इस केस में हम यूज करेंगे परचेज कॉस्ट प्लस अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट की जगह पे मैंने अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस कर दिया और एस न्यूमिनेटर में जा चुका है। हमारा परचेज कॉस्ट क्या था बोलो, 2400 यूनिट चाहिए, एक यूनिट 2 रुपीज 40 पैसे। 2 यू पर ऑर्डर कॉस्ट कितना था आप चेक करो, पर ऑर्डर कॉस्ट कितना था प्लीज चेक करके बताओ मुझे, 4 रुपीज। और स्टोरेज कॉस्ट कितना था 0.288। अब सॉल्व करके देखो 5834 ही आ रहे। क्लियर? तो आप दोनों फॉर्मूले को यूज कर सकते हो अगर ईओक्यू मॉडल को ऑप्ट कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या नया पॉइंट सीखा कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज एग्रीगेट, मैंने ये लिखा था ना, इज एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग 3 अमाउंट्स, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। हम तीनों को ऐड करके निकाल रहे हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्लियर? नोट कर लेंगे इसको भी। हाँ जी प्लीज करें अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 23 रीड करेंगे मेरे साथ। अब 23 जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू। ध्यान से पढ़ना है। एक कंपनी के बारे में आपको बता रहे हैं और वो कंपनी क्या कर रही है, ईओक्यू मॉडल को ऑप्ट कर रही है फॉर वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। और कंपोनेंट की डिटेल ये रही, परचेज प्राइस पर कंपोनेंट 200, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, मतलब पी आपको दे रखा पर ऑर्डर कॉस्ट 100 रुपीज, एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट इन इन्वेंट्री प्राइस 10% ऑफ परचेज प्राइस। ठीक है, ये आपका परचेज प्राइस आ गया ना, तो 200 का 10% दैट इज एस। और टोटल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड ऑर्डरिंग पर एनम, स्टोरेज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिलाकर 4000 रुपीज है। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2%। सामने वाला पर्सन कह रहा है मैं तेरे को 2% डिस्काउंट दे दूंगा ऑफ द प्राइस ऑफ कंपोनेंट प्रोवाइडेड द लॉट साइज इज 2000 कंपोनेंट्स एट ए टाइम। अगर तुम मुझसे 2000 कंपोनेंट्स लेगा, ईओक्यू क्या कह रहा है उसको छोड़ दे, अगर तुम मुझसे 2-2000 कंपोनेंट लेना शुरू करेगा तो मैं तुझे 2% डिस्काउंट दूंगा। ये लिखा है। कंप्यूट क्या करना है, एक तो ईओक्यू एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, मतलब जो वो 2% डिस्काउंट की लालच दे रहे हैं आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एज्यूम दैट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। चलो इस लाइन का भी मतलब बताऊंगा कि ये लाइन क्यों लिखी है। थर्ड पार्ट कहता है वुड योर एडवाइस डिफर, अगर कंपनी को 5% डिस्काउंट ऑफर हो जाए सिंगल ऑर्डर में, मतलब अगर आप सारी की सारी जो ईयरली चाहिए एक साथ ऑर्डर कर दें तो मैं 5% डिस्काउंट दूंगा। आपसे पूछ रहे हैं ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पढ़ोगे एक बार क्वेश्चन को दोबारा, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, जल्दी से एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो फिर मैं करता हूं, जल्दी पढ़ेंगे। बिल्कुल स्लोली स्लोली एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर दो। देखो क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक कह रहे हो अमित। अमित कह रहे हैं सर क्वेश्चन में तो यूई गिवन नहीं है, एनुअल डिमांड एनुअल यूसेज कितनी है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मैं भी तो कब कह रहा हूं कि आपको गिवन है, मैंने भी तो क्वेश्चन रीड किया था ना आपके साथ, तो मैंने तो यू बोला ही नहीं गिवन है।
तो पहले जब तक हमें u नहीं मिलेगा तब तक EOQ कैसे निकलेगा, और आगे के दो पार्ट भी सॉल्व नहीं होंगे। तो क्वेश्चन की सबसे जरूरी चीज मिसिंग फिगर u को कैलकुलेट करना। करें स्टार्ट। आंसर नंबर 23। चलो आप मेरे साथ देखना स्टार्ट करेंगे। ये आंसर नंबर 23। आपको जो एनुअल यूसेज है ऑफ रॉ मटेरियल मैंने लिखा वो नॉट गिवन है, मतलब यू गिवन नहीं है। फिर आपको मैंने पूछा पर ऑर्डर कॉस्ट, जिसको आप पी बोलते हैं, वो मुझे गिवन था। एक बार ऑर्डर करने का एक्सपेंस कितना गिवन है, 100 रुपीज। फिर मैंने आपसे पूछा स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर कंपोनेंट पर एनम, जिसको आप एस बोलते हो, वो आपका कितना, 10% परचेज प्राइस 200 का, 200 का 10%, तो कितना आ गया 20 रुपीज पर कंपोनेंट पर एनम। अब आप क्वेश्चन में चेक करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा था कि कंपनी EOQ मॉडल ऑप्ट करती है अपने इस कंपोनेंट के लिए। चेक करके देखो, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है ना कि कंपनी ऑप्ट EOQ मॉडल फॉर वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, इसके लिए। तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपनी ऑप्ट EOQ मॉडल, मतलब जितनी EOQ ने कहा हुआ उतनी यूनिट ऑर्डर करते हैं, और आपको ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट दोनों को ऐड करके 4000 गिवन है। और अभी आप चेक करो, जो मैंने फॉर्मूला नंबर 2 लिखवाया था आपको, जब हमने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करी थी, फॉर्मूला नंबर 2 लिखा था, तो क्या लिखा था बोलो, परचेज कॉस्ट प्लस अंडर रूट ऑफ 2 UPS एस न्यूमिनेटर में। तो मैंने ऑर्डरिंग और स्टोरेज की जगह पे तो वो लिखा था। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, जल्दी नहीं करनी। अगर कंपनी अपने EOQ मॉडल को ऑप्ट करती है तो ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट की जगह पे, तो मैं लिख सकता हूं इसकी जगह पे, आप चेक करो, मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 2 UPS लिख सकता हूं। ये आपको 4000 गिवन है, तो 2 U पता नहीं है, P आपका कितना है, पर ऑर्डर कॉस्ट 100, स्टोरेज कॉस्ट 20, कितना 4000। सॉल्व करो, 4000 U, 4000, ठीक है। तो कितना करेंगे आप स्क्वेयरिंग, बोथ साइड अंडर रूट को उठाने के लिए 4000 U, 4000 का स्क्वायर, तो U की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। तो देयरफॉर आपकी जो एनुअल यूसेज है वो आपकी 4000 कंपोनेंट्स हैं। यही रीजन था जब मैंने फॉर्मूला नंबर 2 आपको लिखवाया था। जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का सेकंड फॉर्मूला क्यों करवा रहे हो, मैंने कहा था ना अभी आपको कि एग्जामिनर कोई आइटम मिसिंग करवा के उसको कैलकुलेट करवा सकता है इस फॉर्मूले से। उसने आपको बताया कंपनी EOQ मॉडल ऑप्ट कर रही है और ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट का सम दे दिया 4000, तो हमने क्या करा, अंडर रूट ऑफ 2 UPS करके उससे जो भी मिसिंग आइटम है उसको कैलकुलेट किया। क्लियर? अब तो क्या हुआ, तो U आ गया, अब तो क्वेश्चन नॉर्मली बन गया, अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट क्या था, EOQ कैलकुलेट करना है, अंडर रूट ऑफ 2 UPS 2 U 4000, P कितना आपका 100 20, प्लीज सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 200 कंपोनेंट्स आपको ऑर्डर करने चाहिए। मतलब आपको जो 4000 कंपोनेंट्स हैं उनको 200 यूनिट्स करके ही आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। क्वेश्चन का फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमें EOQ कैलकुलेट करना है, मैंने कर दिया कैलकुलेट। क्लियर? जल्दी देखेंगे अब
फिर सेकंड पार्ट पे मूव करूंगा, पहले फर्स्ट पार्ट को देख लो। अब सेकंड पार्ट वो आपको कह रहा है कि वो जो 2% डिस्काउंट की लालच दे रहा था ना, वो आपको जो 2% डिस्काउंट की लालच दे रहा था, मतलब आपको 4000 कंपोनेंट चाहिए, वो कहता है मुझसे 2000 मंगवा ले, मैं 2% सस्ता लगा दूंगा। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आप क्या करेंगे, आपने लिखा डिस्काउंट पॉलिसी ऑफ 2% इफ 2000 कंपोनेंट्स इज परचेज्ड एट ए टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिसीजन लेने के लिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर तो मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम आ जाएगी डिस्काउंट के बाद तो मैं तेरे बारे में सोच लूंगा, नहीं तो मैं सॉरी बोल दूंगा। क्लियर है? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मतलब अगर मैं EOQ को लूं, मतलब 200 कंपोनेंट मंगवाऊं, तो उस केस में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या आएगी। और अगर मैं 2% डिस्काउंट वाली बात को सोचूं, 2% डिस्काउंट की बात को सोचूं, तो उस केस में मेरी कॉस्ट क्या आएगी उसकी बात कर रहे हैं। बट इसके लिए आपको 2000 कंपोनेंट्स मंगवाने पड़ेंगे। क्लियर? चलो आप चेक करके देखो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। आज EOQ में 200 से सामने वाला मुझे 2000 कंपोनेंट्स मंगाने के लिए कह रहा है, मैं दोनों केस में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल दूं, क्या होएगा बोलो? ये लो परचेज कॉस्ट। बताओ हमें तो कितने चाहिए थे, 4000 कंपोनेंट साल के, और यहां पर हमारे को परचेज प्राइस कितना लगा रहा है वो 200 रुपीज। इसका मतलब आज 8 लाख का है। कल अगर मैं लालच ले रहा हूं तो वो मुझे 2% डिस्काउंट दे देगा, इसका मतलब वो मुझे 196 की लगाएगा। 200 में 2% लेस कर दो 196 का, तो 4000 जो कंपोनेंट्स होंगे वो 7,84,000 के पड़ जाएंगे। मतलब मुझे परचेज प्राइस में यही लेस मिलेगा ना। आज जो 8 लाख की आइटम है 2% डिस्काउंट के बाद वो कितने की पड़ेगी, 7,84,000 की पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद चेक करो क्या आ रहा है, बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ, इसके लिए क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आपको जो 4000 कंपोनेंट्स हैं, आज आप 200 कंपोनेंट्स मंगा रहे हो जब EOQ मॉडल को ऑप्ट कर रहे हो, और एक बार ऑर्डर करने का एक्सपेंस आता है 100। तो 4000 कंपोनेंट्स 200 करके मंगाओगे तो 20 ऑर्डर्स 2000 रुपीज, और यहां पर आपको 2000 कंपोनेंट एक साथ मंगवाने हैं। इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट आएगी वो सिर्फ आएगी 200। आज आपकी अगर EOQ मानोगे तो कितने 20 ऑर्डर्स करेंगे 100 रुपीज हिसाब से, और अगर आप 2000 कंपोनेंट मंगाओगे तो 2 ही ऑर्डर करने पड़ेंगे 100 रुपीज हिसाब से, 200 की कॉस्ट आएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट कौन सा होता है बोलो, थर्ड स्टोरेज कॉस्ट। थर्ड कौन सी होती है, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट की बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, आप जितनी मंगवाते हो उसकी आधी स्टोर करते हो। आपने मुझे यही बोलते हैं एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड, तो जितनी मंगवाएंगे 200 उसकी आधी स्टोर करेंगे, मतलब अप्रॉक्स 100, और एक यूनिट को स्टोर करने का आता है 200 का 10% 20 रुपीज। तो आपने 200 यूनिट्स ऑर्डर करी, उसकी आधी स्टोर करेंगे, तो आपका जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 2000 रुपीज। और बहुत ध्यान से देखना, यहां पे हम जो 2000 मंगाएंगे उसकी आधी स्टोर करेंगे इनटू 10% परचेज प्राइस का। जैसे ही मैंने ये पॉइंट लिखा ना, जैसे ही मैंने ये पॉइंट लिखा वैसे ही मुझे आशीष बोल रहे हैं सर ये आपने गलत लिखा है। मैंने कहा मतलब, आशीष कहते हैं सर 10% परचेज प्राइस था ना स्टोरेज कॉस्ट, तो उस केस में तो 10% परचेज प्राइस 200 का निकाला, ये तो समझ आ गया सर।
मगर यहां तो परचेज प्राइस आपका कितना हो गया है, आपको तो 196 का लेना चाहिए था ना 200 में 2% डिस्काउंट के बाद। याद रखना मैं ऐसा ही लेता, बट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जरा पढ़ो क्या लिखा था कि डिस्काउंट का इफेक्ट, सेकंड पार्ट देखो आपके सामने लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में लिखा है डिस्काउंट का इफेक्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट में इफेक्ट मत दिखाना, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तभी मैंने चेंज नहीं करा। पढ़ लो तो देखो 10% परचेज प्राइस अगर होता और ये लाइन ना लिखी होती तो 100% 196 का निकालता। अभी मुझे 200 का ही निकालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 1000 इंटू 20 दैट इज 20,000। सॉल्व करके देखो 8,04,000 और वहां पे कितना आ रहा है 8,04,200। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिस्काउंट पॉलिसी में, तो हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो आपने मुझे बोला टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज आफ्टर अडॉप्टिंग 2% डिस्काउंट पॉलिसी, देयरफॉर it should not be accepted, it should not be, आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आज से बढ़ जाएगी, कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद थर्ड पार्ट भी तो था क्वेश्चन का। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है, अब वो आपको कह रहा है डिस्काउंट 5% इफ सिंगल ऑर्डर इज प्लेस्ड, दैट इज 4,000 कंपोनेंट्स परचेज एट अ टाइम। अगर आप पूरी 4,000 कंपोनेंट एक साथ ऑर्डर कर दो, पूरे साल का एक ही ऑर्डर कर दो, तो मैं 2% की जगह पे 5% डिस्काउंट दूंगा। उसने ये लिखा था ना सिंगल ऑर्डर। तो बताओ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। ठीक कह रहे हो, बोलो प्लीज, कॉन्फिडेंस लाओ। ठीक बोल रहे हो सर, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट दोबारा निकाल लो। अगर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट डिक्लाइन हो रही होगी तो 5% डिस्काउंट की तरफ मूव कर लेंगे, अदरवाइज इसको भी मना कर देंगे। पक्का? गुड। चलो तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे 5% डिस्काउंट के साथ, 5% डिस्काउंट के साथ। चलो क्या क्या मिलकर बनता बोलो, परचेज कॉस्ट। आप जो 4,000 कंपोनेंट्स हैं, आप जो 200 की आइटम है उसमें 5% डिस्काउंट मिलेगा। 200 में 5% डिस्काउंट होता है 190 की, तो आपका आ जाएगा 7,60,000 परचेज कॉस्ट। फिर आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर 4,000 कंपोनेंट एक साथ मंगाएंगे, एक ही ऑर्डर, और एक बार ऑर्डर करने का एक्सपेंस कितना आता है 100 रुपीज सर, ये भी हो गया। फिर सर स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, जितनी मंगवाएंगे उसकी आधी स्टोर करेंगे, 10%, परचेज प्राइस 200। तो हमने क्या करा, उसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 40,000। ठीक है ना, चेंज नहीं करा मैंने उसको परचेज प्राइस को। तो आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है 8,01,000। तो आज तो 8,04,000 थी ना, आज 8,04,000 से वो कम आ रही है, तो इसका मतलब ये कर लो। हाँ जी बोलो। ठीक है, देखो अब इनकी एक क्वेरी आ रही है, सर जो आपने ये वाला जो काम किया ना, ये वाला, मैंने कहा हाँ जी बोलो।
सर परचेज प्राइस को चेंज नहीं करना सेकंड पार्ट में लिखा था, थर्ड पार्ट में नहीं लिखा, तो यहां पर तो आपको 200 का -5% 190 पे निकालना चाहिए था। आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट चेंज नहीं होगी, सेकंड पार्ट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मेन क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। अगर ये मेन क्वेश्चन में लिखा होता तो फिर तो दोनों पार्ट के लिए इंप्लीमेंट होता। अभी मेन क्वेश्चन में नहीं है, तो आपकी चॉइस है, आप 200 में -5% करके निकालो या एग्जैक्ट 200 पे निकालो, दोनों आंसर ठीक है। क्लियर? ठीक है, तो आपने क्या बोलेंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट डिक्लाइन आफ्टर अडॉप्टिंग ऑफ 5% डिस्काउंट पॉलिसी, देयरफॉर इट शुड बी एक्सेप्टेड। सर हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 2% डिस्काउंट पॉलिसी को एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि वो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, बट 5% डिस्काउंट पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो 8,04,000 के कंपैरेटिवली सिर्फ 8,01,000 की टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कर रहा है, तो हमें उसको एक्सेप्ट कर देना चाहिए। क्लियर? पक्का? तो बताओ आज हमने क्या सीखा। फर्स्ट, मटेरियल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला जल्दी से रिवाइज करेंगे आज की क्लास को। रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कंज्यूम का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। और मटेरियल टर्नओवर रेशियो किसमें निकलती है, टाइम्स में। सेकंड, हमने ईयूक्यू में अभी सिचुएशन देखी है, अगर डिस्काउंट पॉलिसी ना हो, मतलब सेम प्राइस रह रहा है, तो हम अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस, यू एनुअल यूसेज, पी पर ऑर्डर कॉस्ट और एस स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को सॉल्व कर रहे हैं। पक्का? देखो साथ के साथ रिवाइज करते रहोगे, बिलीव करो कॉस्टिंग को बहुत इजी बना देंगे। फिर भी कोई क्वेरी आती है आपको मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा फ्री होकर। करना तो पड़ेगा, बिना रिवीजन के रहोगे, क्वेरी को पेंडिंग करते रहोगे, आगे दिक्कत आपके लिए बढ़ जाएगी। तो थैंक यू सो मच। प्लीज यहां तक रिवाइज जरूर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे और एडवांस क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच प्लीज।